बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिलेशंस पे। केपीए कोड ऑफ एथिक्स में ह्यूमन रिलेशंस के भी कुछ रूल्स बताए गए हैं कि जब हमने ह्यूमंस के साथ डील करना है या फिर डिफरेंट लोगों को अपनी थेरेपी में इंगेज करना है, जब हम किसी के को थेरेपी दे रहे हैं या फिर किसी के साथ डील कर रहे हैं, किसी भी ह्यूमन के साथ, किसी भी पार्टिसिपेंट, किसी भी क्लाइंट के साथ डील कर रहे हैं, तो हमने उनके साथ किस तरह से अपने रिलेशनशिप को मेंटेन रखना है। ठीक है, तो उसमें सबसे फर्स्ट स्टेप आता है अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब आपको पता है कि किसी में तफरुक करना। ठीक है, तो उसने कहा जब भी साइकोलॉजिस्ट अपने काम कोई काम कर रहे हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ में इंगेज हों, तो उन्हें अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। यानी कि किसी की एज की बेस पे, जेंडर की बेस पे, जेंडर आइडेंटिटी की बेस पे, यानी कि जैसे अगर हमें पता चल जाए कि वो बायोसेक्सुअल है, होमोसेक्सुअल है, ट्रांसजेंडर है, तो उसकी बेस पे हम उसके साथ उस तरह से उसको थेरेपीज़ नहीं दे रहे जिस तरह से हमें देनी चाहिए, या कोई भी सर्विसेज उसे उस तरह से प्रोवाइड नहीं कर रहे एज अ साइकोलॉजिस्ट जैसे हम दूसरे बंदों को प्रोवाइड कर रहे हैं, मेल्स को, फीमेल्स को। तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हमने नहीं करना, यानी कि तफरुक नहीं करना, किसी के साथ ना इंसाफ़ी नहीं करनी रेस की बेस पे, यानी कि उसकी कास्ट की बेस पे, कल्चर की बेस पे, ओरिजिन की बेस पे कि वो कहाँ पर पैदा हुआ है। ठीक है, उसकी नेशनैलिटी क्या है, वो कोई क्रिश्चियन है या वट एवर, रिलीजन की बेस पे। रीजन होता है कि जहाँ से बाय बर्थ वो कहाँ का है, ब्रिटिश है, ब्रिटिश का रहने वाला है, या किसी भी जगह का। हमने हर किसी के लिए इक्वल राइट्स रखने हैं। ठीक है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बेस पे, डिसेबिलिटी की बेस पे, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस कोई भी हाई है, लो है या मिडिल है, तो उसकी बेस पे हमने डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी, जैसे कि लॉ के अकॉर्डिंग हमें बताया गया। सेक्सुअल हरासमेंट सेकंड पॉइंट है। सेक्सुअल हरासमेंट का मतलब तो हम सबको पता है कि सेक्सुअली किसी को हरास करना। तो साइकोलॉजिस्ट को कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ में इंगेज का मतलब शामिल नहीं होना चाहिए जो सेक्सुअली किसी तौर पर भी किसी बंदे को हरासमेंट की तरफ लेके जानी, यानी कि हिरासा कर रही है किसी बंदे को। सेक्सुअल हरासमेंट इज सेक्सुअल सोलिसाइटेशन। सोलिसाइटेशन, सेक्सुअल सोलिसाइटेशन का मतलब ये है कि आप किसी भी जो पेशेंट हो या कोई क्लाइंट है, उसको कोई पैसे दे रहे हो कि वो आपके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व हो जाए, या उसे कोई ना कोई रिवार्ड दे रहे हो, कोई टोकन दे रहे हो, यानी कि कुछ इस तरह के गेस्चर शो कर रहे हो, उसे इशारे दे रहे हो कि वो आपके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व हो, या फिर आप उसको कोई डरा धमका रहे हो कि जिसकी वजह से कि वो आपके साथ सेक्सुअली जो है इन्वॉल्व हो। फिज़िकल एडवांसेस, या फिर उसको फिज़िकल एडवांसेस का मतलब यह है कि फ़िज़िकली तौर पर आप उसको छूने की कोशिश कर रहे हो। फिज़िकल एडवांसेस यही होता है ना कि आप किसी को टच कर रहे हो या फिर उसको ऐसे शो करा रहे हो कि वो फिज़िकली आपके साथ इन्वॉल्व हो। वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह का हो सकता है। वर्बल यानी कि बोल के भी आप उसको हरास कर सकते हो, और इस तरह के इशारे दे के जो सेक्सुअली तौर पर, सेक्सुअली नेचर के, यानी कि जिनकी नेचर से शो हो रहा उन गेस्चर्स के इशारों की, कि आप उसे कह रहे हैं कि मेरे साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व हो जाओ। ठीक है, तो डैट अकर्स इन कनेक्शन विद जब साइकोलॉजिस्ट जो है वो अपनी जो रोल, अपना किरदार अदा कर रहा होता है एज अ साइकोलॉजिस्ट, उसकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें वो ऐसा शो करवाए, तो उसने कहा है कि वो उसके लिए बहुत अनवेलकम, यानी कि वो उसे नाखुशगवार नज़र आ रहा होता है, ऑफेंसिव, जैसे कि बहुत बुरा फील कर रहा होता है पार्टिसिपेंट, और उसके वर्क प्लेस जहाँ पर वो काम कर रहा होता है, तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल बन जाती है, यानी कि उसको वहाँ पर बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उसको खौफ आने लग जाता है जहाँ पर वो काम कर रहा होता है। अगर कोई साइकोलॉजिस्ट जो है, या फिर वो अगर एज अ पार्टिसिपेंट भी आ रहा है, तो भी वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है परेशान महसूस करता है। और अगर कोई एजुकेशनल इन्वायरमेंट में है, तो वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान महसूस करता है खुद को। सेक्शुअल हरासमेंट में बहुत से सिंगल, इंटेंस और स्फीयर एक्ट का मतलब है कि कोई एक ऐसा भी कोई एक एक्शन ऐसा है जो बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा शदीद जो है उसके ऊपर, उसकी जो पर्सनैलिटी है पार्टिसिपेंट की या उसकी मेंटल हेल्थ है उस पर इफ़ेक्ट कर सकता है। और बहुत से मल्टीपल परसिस्टेंट और परवेसिव एक्ट्स। परसिस्टेंट का मतलब
कि सम टाइम तो उनका असर ख़त्म हो जाता है, वो जो हम उनके साथ बुरा सलूक कर रहा है, साइकोलॉजिस्ट उनको सेक्सुअली हरास करने की कोशिश कर रहा है, सम टाइम उनकी पर्सनैलिटी पर बहुत सारे वो मुतअद्दिद असरात मरतब करता है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस फील करता है या उसकी पर्सनैलिटी टीम होना स्टार्ट हो जाती है। वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाना छोड़ देता है, वो डरने लग जाता है कि अगर मैं उसके पास जाऊँगा तो वो भी मेरे साथ ऐसे ही करेगा, ठीक है। और वो बहुत अजीब अजीब से एक्ट्स करना स्टार्ट कर देता है लोगों पर। वैसी एक्ट्स का मतलब है कि सिचुएशंस को अवॉइड करने की कोशिश करता है, उनके पास किसी के पास जाने से इनकार करता है। इस तरह के एक्ट्स शो करता है कि वो किसी पे ट्रस्ट कर नहीं करता। थर्ड पॉइंट है अदर हरासमेंट। साइकोलॉजिस्ट जबकि ये जानते हैं या ना जानते हुए भी उसे किसी भी ऐसे रवैया कोई भी ऐसा रवैया अख्तियार नहीं करना चाहिए, किसी भी ऐसे काम में खुद को मशगूल नहीं, इंगेज का मतलब है शामिल नहीं करना चाहिए जो किसी जब वो किसी पर्सन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो वो उसको हरासिंग लगे या डी मीनिंग लगे। डी मीनिंग का मतलब ये होता है कि जिसका कोई जवाब ना बन रहा हो वहाँ पर। इस तरह जब भी वो होम दे इंटरेक्टिंग दे वर्क, जब भी वो काम कर रहे हों, ठीक है, किसी भी पर्सन के साथ इंटरेक्ट करें तो वो कोई इस किस्म का रवैया अख्तियार ना करें जो दूसरे बंदे को हरासिंग लगे या डी मीनिंग लगे। और उस वो भी बहुत से फैक्टर्स की बेस पे भी हो सकता है, जेंडर, एजुकेशन, कल्चर, ओरिजिन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, डिसेबिलिटी, कोई लैंग्वेज या कोई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की बेस पे, ठीक है। अवॉइडिंग हार्म। साइकोलॉजिस्ट को रीज़नेबल स्टेप लेने चाहिए। रीज़नेबल स्टेप का मतलब कि अगर उसने अपना कोई काम करना है तो प्रॉपर एक वे में आके किसी पर्सन को थेरेपी दें या किसी पर्सन के साथ डील करें, वो ताकि उसके क्लाइंट को या उसके पेशेंट को या उसके स्टूडेंट्स को, साइकोलॉजिस्ट के पास भी स्टूडेंट्स आते हैं और जिनको वो सुपरवाइज कर रहा है, जिनके साथ मिलकर वो रिसर्च कर रहा है, उसके जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं क्लाइंट्स, उनके साथ वो कैसे डील कर रहा है, ठीक है। और भी बहुत से लोग जिनके साथ वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट को चाहिए ये नहीं कि साइकोलॉजिस्ट सिर्फ पेशेंट्स और क्लाइंट्स के साथ ही अच्छे रहें, उनके साथ जितने भी लोग उनकी टीम में काम कर रहे हैं उन सब का उसने ख्याल रखना है कि किसी को भी उसकी तरफ से नुकसान ना पहुंचे। और अगर उसे लग रहा है फोरसीएबल, यानी कि जहाँ पर उसको नज़र आ रहा है कि किसी बंदे को नुकसान पहुँचना है मेरे इस काम से, तो उसको चाहिए कि वो उन्हें अवॉइड करे। साइकोलॉजिस्ट को ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए जो किसी पेशेंट को या पार्टिसिपेंट को या उसके क्लाइंट को या सुपरवाइज़र जो होगा उसको टॉर्चर फील हो। टॉर्चर एक ऐसा एक्ट है जिसमें आपको बहुत सीवियर पेन फील होती है या आप सफ़र करते हो बहुत ज़्यादा, मेंटली तौर पर भी और फिज़िकली तौर पर भी। और इंटेंशनली का मतलब है कि आपने ये सोच लिया है, इन्फ्लिक्टेड ऑन अ पर्सन, यानी कि इंटेंशनली, आपने इंटेंशनली का मतलब होता है आपने अपने दिमाग में ये सोच लिया कि आपने इस बंदे के साथ ऐसा करना है, ठीक है। या और इन एनी अदर क्रूअल, या उसके साथ कोई नाइंसाफ़ी किया है, या इन ह्यूमन बिहेवियर का मतलब होता है कोई जानवर जैसा सलूक उसके साथ किया है। और डिग्रेडिंग बिहेवियर, यानी कि डिग्रेडिंग बिहेवियर मीन्स कि उसकी इंसल्ट की है या कोई ऐसा रवैया अख्तियार किया जिससे उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँची है, ठीक है। मल्टीपल रिलेशनशिप। साइकोलॉजिस्ट जब प्रोफेशनली तौर पे काम कर रहे होते हैं तो उन्हें बहुत से और मल्टीपल पर्सनस जो होते हैं या वो होते हैं, लोग होते हैं सोसाइटी में, उनके साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। जब वो प्रोफेशनली कोई रोल अदा कर रहा होता है ना तो वो उसी वक्त कोई और अगर वो रोल अदा कर रहा है, किरदार अदा कर रहा है किसी दूसरे पर्सन के साथ या उसी पर्सन के साथ, तो उसने अपना रिलेशनशिप इस तरह से बनाना है उस पर्सन के साथ कि वो प्रोफेशनल लगे। यानी कि अगर आप उसके साथ कोई प्रॉमिस कर रहे हो, उसके साथ किसी ताल्लुक़ में आ रहे हो कि फ्यूचर में आप उसके साथ मिलकर ये काम करोगे, तो आपने फिर उसे करना है। यानी कि आपने उस रिलेशनशिप को तोड़ना नहीं है, या अपने रिलेशनशिप में आपने ट्रस्ट डेवलप करना है कि वो पर्सन आपके साथ मिलकर काम करे। मल्टीपल रिलेशनशिप्स का मतलब ये है, देखें अगर आप एक साइकोलॉजिस्ट काम कर रहा है प्रोफेशनली तौर पे, तो उसको किसी और बंदे के साथ भी इसी टाइम पे रिलेशनशिप होता है, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट सिर्फ असेसमेंट करता है, ठीक है, ये थेरेपीज दे सकता है। साइकेट्रिस्ट मेडिसिन रेकमेंड करता है, तो साइकोलॉजिस्ट का साइकेट्रिस्ट के साथ भी रिलेशनशिप होता है। उसके अलावा साइकोलॉजिस्ट का डिफरेंट, जब वो ब्रेन के MRI, एक्सरेज वगैरह के, अगर हार्ट के साथ कोई प्रॉब्लम या स्ट्रेस हार्ट की वजह से तो नहीं हो रहा, कि अगर हार्ट प्रॉब्लम है तो उसमें स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है, इस तरह के कोई इश्यूज भी हो सकते हैं, तो उसको डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ भी मतलब कि इंटरेक्ट करना पड़ता है। तो उसने जब मल्टीपल रिलेशनशिप्स बनाने हैं तो उसने क्या करना है कि उनके साथ भी उस तरह से प्रोफेशनल रिलेशनशिप में रहना है
कि उनको भी कोई हार्म नहीं पहुंचाना। मल्टीपल रिलेशनशिप जिसकी वजह से अगर वो किसी दूसरे साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट या डॉक्टर्स के साथ अगर कोई रिलेशनशिप बना रहा है और उसकी वजह से उनको कोई रिस्क फील हो रहा है, कोई हार्म फील हो रहा है, तो फिर वो उनके साथ रिलेशनशिप्स नहीं कायम कर सकता। यानी कि या तो उसकी किसी दूसरे बंदे के साथ उसकी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करने से पार्टिसिपेंट की, अगर पार्टिसिपेंट ही किसी किस्म का रिस्क फील कर रहा है, वो उससे कोई दुश्वारी महसूस हो रही है, कोई उससे बुरा लग रहा है, तो वो फिर उनके साथ रिलेशनशिप नहीं रख सकता। ठीक है, वो फिर अनएथिकल होगा। और अगर ऐसा कोई मसला नहीं है, अगर पार्टिसिपेंट और आपके क्लाइंट्स जो हैं वो रिलैक्स हैं, तो आप रिलेशनशिप रख सकते हो, वो एथिकल होगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है साइकोलॉजिस्ट को, जब वो प्रोफेशनली तौर पर काम कर रहे हैं तो वो उनको अपनी पर्सनल यानी कि अपना ज़ाती जो ओपिनियन है उसे नहीं आगे रखना चाहिए। उसे साइंटिफिकली तौर पर प्रोफेशनल होकर जब जो लीगल बात है यानी कि जो अकॉर्डिंग टू लॉ है, और फाइनेंशियली तौर पर यानी कि अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट को देखते हुए कि अगर मैं फाइनेंशियली तौर पर वो आपको नहीं उतना पे कर रहा जितना आप चाहते हो, तो आप उसको प्रॉपर तौर पर उस तरह से ट्रीट नहीं कर रहे। और अदर इंटरेस्ट, और अगर आपका कोई और इंटरेस्ट है, जैसे आपको वो क्लाइंट ही नहीं अच्छा लग रहा, तो आपने अपनी दिलचस्पी की बिना पर उसको डील नहीं करना। आपने कोई भी जब भी कोई रिलेशनशिप बनाना है तो आपने प्रोफेशनली तौर पर, साइंटिफिकली तौर पर होकर सोचना है। आपने पर्सनली नहीं सोचना, ना फाइनेंशियली सोचना है। रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग का मतलब है कि बाज रहना है ऐसे कामों से, वरना फिर क्या हो सकता है, कुड बी रीजनेबली कुड बी एक्सपेक्टेड टू, कि आपकी ऑब्जेक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब कि आप न्यूट्रल होकर काम नहीं कर सकोगे, आपकी सब्जेक्टिविटी उसके अंदर आ जाएगी। आप बाइस हो जाओगे कि मुझे प्यारा नहीं लग रहा है, इसकी बातें मुझे फजूल लग रही हैं, मैं क्यों इसकी बातें सुनो। आपका इंटरेस्ट नहीं, आपकी दिलचस्पी नहीं पैदा हो रही इस क्लाइंट में, तो आप उस क्लाइंट को अच्छी तरह से डील नहीं कर रहे। ठीक है, कॉम्पिटेंस, ठीक है, आपकी कॉम्पिटेंस को भी ये लोअर करेगा कि आप बहुत एक कॉम्पिटेंट बंदे हो, आप बहुत अच्छी तरह से क्लाइंट्स को डील करते हो, लेकिन यहाँ पर अगर आपकी सब्जेक्टिविटी आ गई तो आपको उसके साथ डील करने को भी दिल नहीं कर रहा। और आपकी जब आप अपने एज अ साइकोलॉजिस्ट कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि कोई थेरेपी या कुछ भी दे रहे हो, तो उसमें कोई इफेक्टिवनेस नहीं आ रही, क्योंकि आप इंटरेस्टेड नहीं हो। जब भी आपने किसी पेशेंट को डील करना होता है, तो पेशेंट से ज़्यादा जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो इन्वॉल्व होता है अंदर, क्योंकि उसने देखना होता है कि किस तरह से उसने इस क्लाइंट को डील करना है। समझ लें कि एक किस्म का क्लाइंट की अंदर बैकग्राउंड तक उसको जाना पड़ता है, फिर उसे पता चलता है कि इसको आखिर ये मसला हुआ है तो क्यों है। ठीक है, एक्सपोज द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप वो पर्सन यानी कि वो जो बंदा हमारे पास आया ट्रीटमेंट के लिए, या फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं, अगर वो हमारे प्रोफेशनल रिलेशनशिप को हार्म पहुंचा रहे हैं, तो फिर हमें उस बंदे को एक्सपोज कर देना चाहिए किसी दूसरे बंदे को। अगर तो वो कोई हार्म नहीं पहुंचा रहा, कोई नुकसान नहीं कर रहा, कोई आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा, ठीक है, तो फिर आप उस पर्सन को एक्सपोज ना भी करो। और अगर वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई बात आपको आगे बता रहा है, तो फिर आप उसको उसके साथ डील कर लो, उसको एक्सपोज ना करो उस बंदे को। लेकिन अगर वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को या आपके क्लाइंट को कोई बंदा नुकसान पहुंचा रहा है, तो फिर आप उसको एक्सपोज कर सकते हो, यानी कि उसको लॉ के कोर्ट के हवाले कर सकते हैं, कुछ भी उसके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हो। थर्ड पार्टी रिक्वेस्ट फॉर सर्विसेज, जब कोई तीसरा बंदा आपसे रिक्वेस्ट करता है कि वो आपके साथ एग्री करता है कि वो उस पर्सन को सर्विसेज प्रोवाइड करेगा जो आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपने इससे पहले ही आउटसाइड ऑफ द सर्विस, आउटसाइड का मतलब कि जब वो उस पेशेंट को सर्विस देने लगेगा, यानी कि उसको जो भी थेरेपी या कुछ भी देने लगेगा, उससे पहले आपने इससे क्लैरिफाई कर लेना है सारा रिलेशनशिप की नेचर क्या है, कि आपके कौन कौन से इसमें बंदे इन्वॉल्व होंगे। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू किसी को पेशेंट्स को डील करवा रहे हो, बहुत ज़्यादा लोगों को हायर कर रहे हो, थर्ड पार्टी अगर आपको रिक्वेस्ट कर रही है कि वो आपके साथ मिलकर काम करना चाहती है, तो आपने सब कुछ उससे पहले क्लियर कर लेना है कि किस किस तरह का काम आपने कैसे कैसे करना है। ठीक है, उसमें आपने उसको उसका किरदार बता देना है कि आपने एज अ साइकोलॉजिस्ट क्या रोल प्ले करना है, अगर थेरेपिस्ट है तो क्या रोल प्ले करना है, कंसल्टेंट है तो क्या, जो मशावरत के लिए लोग आते हैं मशवरे देने हैं तो क्या, अगर कोई डायग्नोस्टिशियन के तौर पे काम कर रहा है कि उसने डायग्नोस करना है कि इसको क्या बीमारी है, और एक्सपर्ट विटनेस। ठीक है, एज अ कुछ भी किसी भी तरीके से वो काम कर रहा है ना, तो आपने इसको सर्विस स्टार्ट करने से पहले क्लियर आउट कर देना है कि उसने क्या क्या काम करना है। ठीक है,
कि क्लाइंट कैसा है, आपने उसको कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, उससे किस किस्म की इन्फॉर्मेशन लेनी है और उसकी किस हद तक उससे इन्फॉर्मेशन लेनी है। लिमिट्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी भी आपने उसको सर्विस स्टार्ट करने से पहले सब कुछ क्लियर कर लेना है। एक्सप्लॉयटेटिव रिलेशनशिप साइकोलॉजिस्ट को किसी ऐसे ताल्लुक में नहीं बंधना चाहिए जिससे किसी दूसरे बंदे को हार्म पहुँच जाए। जैसे कि उससे बहुत ज़्यादा सुपरवाइजरी भी नहीं करनी चाहिए, जैसे कि मैं ही सब कुछ हूँ, तुम हर चीज़ जो काम करना है, किसी भी पेशेंट की कोई भी हिस्ट्री अगर वो दूसरा जो है कंसल्टेंट आपको नहीं बताना चाह रहा तो आप अपनी सुपरवाइजरी उसको पर कर रहे हो कि मैं सुपरवाइज़र हूँ तो आप यू हैव टू आंसर मी। इवेलुएटिव नहीं होना चाहिए, यानी कि हर बंदे को नुक्ताचीनी नहीं करनी, यानी कि ये नहीं देखना हर बंदे के बारे में खुद से नहीं तासुब कायम कर लेना कि ये ऐसा होगा ये वैसा होगा। और एनी अदर अथॉरिटी या कोई भी किसी किस्म की भी जागीरदारी नहीं उसके ऊपर जमानी। जैसे कि कोई चाहे वो कोई क्लाइंट है, कोई पेशेंट है, कोई स्टूडेंट है, कोई आपका रिसर्च पार्टिसिपेंट है या आपके साथ काम करता हुआ कोई एम्प्लॉय है, आपने कोई भी ऐसे रिलेशनशिप में ऐसी सी चीज़ नहीं सोचनी जो आपके और उस बंदे के ताल्लुक को ख़राब करे। कोऑपरेशन विद अदर प्रोफेशनल्स, अगर किसी और प्रोफेशनल को आप अपने काम में या अपने ऑफिस में या अपने क्लाइंट के साथ इन्वॉल्व करना चाहते हो कि ये भी उसको सर्विसेज दे या ये उसको बेटर थेरेपी दे सकता है, तो उसके लिए आपने उसके साथ बहुत अच्छी तरह से प्रोफेशनली तौर पे कोऑपरेट करना है उसके साथ। ये नहीं करना कि उसके साथ लड़ाई झगड़े क्रिएट कर रहे हो, पहले उसको इन्वॉल्व कर लिए और उसके बाद अगर वो कोई आइडिया दे रहे हैं या कोई बात बता रहा है तो आप उसके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे। इन्फॉर्म कंसेंट, जब भी साइकोलॉजिस्ट ने कोई रिसर्च कंडक्ट करवानी है या कोई असेसमेंट या कोई थेरेपी देनी है किसी पर्सन को, असेसमेंट के उसको असेस करना है, उसके डिफरेंट फैक्टर्स पे उसको चेक करना है कि इसको डिप्रेशन है, एंजाइटी है क्या, उसके लिए डिफरेंट टेस्ट लगाते हैं। काउंसलिंग करनी है उसकी, यानी कि उसको कोई मशवरा देना है या कोई भी ऐसी सर्विसेज उसको प्रोवाइड करनी है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन, यानी कि फ़ोन, इंटरनेट, किसी भी तरीके से या अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन किसी भी तरीके से मिलकर या फिर कॉल पर या इंटरनेट के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू, किसी भी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू अगर आपने इसको कोई भी थेरेपी असेसमेंट कुछ भी प्रोवाइड करना है तो आपको प्रॉपर एक उससे इन्फॉर्म कंसेंट लेना होता है, इजाज़तनामा उस इंडिविजुअल से, ठीक है। और उसमें आपने ये भी देखना है कि जब आप उसको थेरेपी या काउंसलिंग कुछ भी दे रहे हो तो आपने वो लैंग्वेज यूज़ करनी है जो उसे इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है। और अगर आपने ऐसी कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो कंसेंट के बगैर आप उसे नहीं कर सकते परफॉर्म, ठीक है। ये लॉ और गवर्नमेंटल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग भी, कोड ऑफ एथिक्स के अकॉर्डिंग भी इलीगल है कि अगर आप उसकी इजाज़त लिए बगैर उसको कोई भी उसकी इंफॉर्मेशन निकलवा रहे हो या फिर उससे कुछ भी पूछ रहे हो, ठीक है। और ऐसे बंदे जिन जो कि इन्फॉर्म कंसेंट देने के काबिल नहीं है, ठीक है, तो उनके लिए आपने क्या करना है कि उनको एक प्रॉपरली तौर पर एक्सप्लेन करना है सारी इन्फॉर्मेशन को कि आप उससे क्या क्या चीज़ लेना चाह रहे हो, किस काम के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हो, उसकी इजाज़त लेने की कोशिश करनी है, ठीक है। या फिर उसके जो वो जिन चीज़ों को प्रेफर करता है ज़्यादा, उसके जो इंटरेस्ट हैं उन चीज़ों को ज़्यादा कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। और उस अगर वो आपको कंसेंट नहीं दे सकता तो आपने लीगली ऑथराइज पर्सन, यानी कि अगर कोई बच्चा है तो उसके पेरेंट्स से, अगर कोई स्टूडेंट है तो उसके पेरेंट नहीं है तो उसके टीचर्स से, या कोई भी इसका ऑथराइज पर्सन है जिसने उसे पाला हुआ है या जो भी जिसके साथ भी वो रहता है उससे आपने कंसेंट ले लेना है। सब्सटीट्यूट होता है उसके बरक्स जो बंदा है, ठीक है, माँ बाप के या उसका जो भी उसका गार्डियन है उससे आपने कंसेंट लेना है जिससे वो चाहे कि आप ले लें कंसेंट। लॉ ने भी इस बात की इजाज़त दी है, ठीक है। जब किसी लीगल ऑथराइज पर्सन से लीगली तौर पर आप कंसेंट नहीं लेते तो फिर आपको कुछ रीज़नेबल स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। अगर वो आपको नहीं बता रहा कि आप इस ऑथराइज पर्सन से कंसेंट ले लें और वो खुद भी नहीं दे रहा कंसेंट, आपको इजाज़त नहीं दे रहा कि आप ये इन्फॉर्मेशन किसी के साथ डिस्क्लोज़ करें, तो फिर आपको खुद ये देखना पड़ता है कि आपने कौन कौन से उसकी जो बातें हैं उनको डिस्क्लोज़ नहीं करना किसी दूसरे बंदे के साथ, ताकि उसके इंडिविजुअल राइट्स और उसकी फलाह व बहबूद के लिए, यानी कि उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने उसको इन्फॉर्मेशन को एक्सपोज नहीं करना, ठीक है। साइकोलॉजिकल सर्विसेज अगर कोर्ट ऑर्डर के फॉर्म में हो, ठीक है, तो साइकोलॉजिस्ट जो है उसको इंडिविजुअल को सबसे पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है कि उसकी एंटिसिपेटरी सर्विसेज का मतलब है कि उसको कौन कौन सी सर्विसेज हमने प्रोवाइड करनी है उसके बारे में हमने पहले उसको बताना है, ठीक है।
और उसे ये भी बताना है कि सर्विसेज जो हैं वो कोर्ट की तरफ से ऑर्डर की गई हैं और यही हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। और लिमिट्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी भी बता देनी है पहले से, कितनी इन्फॉर्मेशन आप आपकी ब्रीच करेंगे, यानी कि बताएंगे कोर्ट को, और ये वाली इन्फॉर्मेशन हम एक्सपोज नहीं करेंगे। जब हमने इन्फॉर्मेशन जब कोई हमने उसकी थेरेपी वगैरह कुछ भी स्टार्टअप करना है, उसकी कंसल्टेशन, तो सबसे पहले हमने इसको कॉन्फिडेंशियलिटी की लिमिट्स बता देनी है कि इस हद तक हम आपकी इन्फॉर्मेशन दूसरे साइकोलॉजिस्ट से या किसी के साथ भी शेयर करेंगे और ये वाली नहीं करेंगे। साइकोलॉजिस्ट को प्रॉपरली तौर पे जब भी इन्फॉर्म कंसेंट लेना चाहिए तो वो रिटर्न फॉर्म में या ओरल फॉर्म में लेना चाहिए। साइकोलॉजिकल सर्विसेज अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू डिलीवर करवा रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम किसी क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन दे की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें हमने पहले सबसे पहले देखना है कि किस किस्म की हम सर्विसेज उसको दे रहे हैं, नेचर क्या है हमारी सर्विसेज की, वो हम क्या उसे थेरेपी दे रहे हैं, कंसल्टेशन दे रहे हैं, डायग्नोस कर रहे हैं उसकी, या फिर कुछ भी कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं। इंटेंडेड पार्ट रिसिपिएंट्स यानी कि कौन से बंदे हमने उसके लिए हायर किए हैं जो उनके साथ डील करेंगे, कौन से जो इंडिविजुअल्स हैं वो क्लाइंट्स होंगे, ठीक है, किस किस्म के इंडिविजुअल्स को हम अपने क्लाइंट्स बनाएंगे। अब हर किस्म की बीमारी का तो हर डॉक्टर के पास नहीं ना इलाज होता, हर एक के लिए प्रॉपर एक डॉक्टर हायर किया जाता है, जैसे कि हार्ट के अलग हैं, शुगर के अलग हैं, कोलेस्ट्रॉल के अलग हैं, फीवर के अलग हैं। इसी तरह से साइकोलॉजिस्ट की भी टाइप्स होती हैं, ठीक है। रिलेशनशिप साइकोलॉजिस्ट का हर बंदे के साथ और उस ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए किस तरह का ताल्लुक होना चाहिए, किस तरह की सर्विसेज, प्रोबेबल यूजेस ऑफ सर्विसेज, कौन कौन सी सर्विसेज वो इस्तेमाल करके किस किस्म की मालूमात हासिल कर रहे हैं, कौन कौन बंदा उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। कॉन्फिडेंशियलिटी की लिमिट्स हमने बतानी है कि इतनी इन्फॉर्मेशन इसको हमने बतानी है, इतनी इसको बतानी है, इतनी इसको बतानी। जितनी जल्दी हो सके जो है हमें इंफॉर्मेशन के जो रिज़ल्ट और कंक्लूजन्स होती हैं ना, यानी कि जो हम नतीजा अखज़ करते हैं कि इस बंदे का हम इंफॉर्मेशन लेने के बाद हम बताते हैं कि इसको क्या डिसऑर्डर है या क्या बीमारी है, तो फिर हमने वो अप्रोप्रिएट पर्सन को बतानी है, जैसे कि साइकेट्रिस्ट को ही बतानी है। हर एक बंदे को की बातें कोई भी पेशेंट अगर हमारे पास होकर जा रहा है तो हम अपने कुलीग के साथ उसकी इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट द राइट वे। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उसको ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कुछ रूल्स बताए जाते हैं कि उसने किस इन्फॉर्मेशन किस इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स को बतानी है, और ये सारे इन्फॉर्मेशन, ये सारे रूल्स हमें जब भी हमने उसे बताना है कि इतनी इन्फॉर्मेशन आपने इसको बतानी है उसको बतानी है, प्रिक्लूडेड बाय लॉ का मतलब है कि हमने जब उससे वो हमारे साथ सर्विसेज में आता है, जॉब स्टार्ट करता है, तो हमें पहले उसको ये सब कुछ क्लियर करना पड़ता है उस साइकोलॉजिस्ट को कि आपने इस इन्फॉर्मेशन को इस तरह से हैंडल करना है, क्योंकि हम इंसानों के साथ डील कर रहे हैं और ह्यूमंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इंटरप्शन ऑफ साइकोलॉजिकल सर्विसेज यानी कि जब हम किसी बंदे को साइकोलॉजिकली तौर पर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें अगर हम इंटरप्शन आ जाए यानी कि कोई खलल पड़ जाए, तो उसके लिए भी साइकोलॉजिस्ट को पहले से प्लान करना चाहिए कि किस किस तरह से कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। साइकोलॉजिकल सर्विसेज में खलल किन वजूहत से आ सकता है कि साइकोलॉजिस्ट बीमार हो गया या उसकी डेथ हो गया या वो अवेलेबल ही नहीं है, वो कहीं गया हुआ है, ठीक है, रीलोकेशन या उसने अपने वहाँ से क्लिनिक या घर शिफ्ट कर लिए या रिटायर्ड हो गया वो, या और इंटरप्शन जो जब हम किसी को साइकोलॉजिकली तौर पर डील कर रहे होते हैं, सर्विसेज अपनी खिदमात उसे खिदमात दे रहे होते हैं, यानी कि उसकी थेरेपी कर रहे होते हैं, ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, तो वो क्लाइंट की वजह से भी हो सकती हैं, क्लाइंट या पेशेंट की वजह से, या तो वो कहीं ना कहीं इधर से उधर शिफ्ट हो जाता है, अपना घर इधर से उधर शिफ्ट कर लेता है, या बिकॉज के वो रेंट पे रह रहा था, या फिर फाइनेंशियल लिमिटेशन के उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपना प्रॉपर इलाज करवा सके। तो ये जो इंटरप्शन होती है ये सम टाइम साइकोलॉजिस्ट की तरफ से आती है और सम टाइम क्लाइंट की तरफ से भी आ सकती है। जज़ाकल्लाह। एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।